हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोबाग फर्स्ट के अध्याय संख्या 20, जिसके लेखिका का नाम है निर्मला पुतुल, और निर्मला पुतुल जी द्वारा रचित एक कविता है जिसका नाम है आओ मिलकर बचाएं। अब आओ मिलकर बचाएं, उनका इसमें कहने का क्या तात्पर्य है? इनमें कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जन्म उनका आदिवासी समाज में होता है 1972 दुमका झारखंड में, तो आदि संथाली समाज से उनका एक जुड़ाव हो जाता है। दूसरा, उन्होंने जब वो नर्स का डिप्लोमा करती हैं तो उन्होंने बाहरी दुनिया का वातावरण भी देख लिया, बाहरी दुनिया के लोग को भी देख लिया। दोनों, एक तो संथाली समाज से उनका गहरा लगाव हो गया, दूसरा उन्होंने बाहर की दुनिया देख ली। नर्स का डिप्लोमा क्यों किया? क्योंकि उनका परिवार शिक्षित होने के साथ साथ, यानी उनके पिता और उनके चाचा शिक्षक थे, उसके बावजूद भी इन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन जिया, और वो भी संघर्षपूर्ण कैसा? 2 वक्त की रोटी उन्हें प्राप्त नसीब में नहीं होती थी। तो उन्होंने सोचा क्या पता इस समस्या से मैं छुटकारा पा लूंगी, इसलिए उन्होंने नर्स का डिप्लोमा किया। तो संथाली समाज और अपना आदिवासी समाज और बाहर की दुनिया में क्या तो कुछ समानता है? क्या कुछ लोग शहरीकरण जो समाज है, जो हमारे आदिवासी संथाली समाज में पढ़ रहा है, किस प्रकार से हमारे रहन सहन को समाप्त कर रहा है, इन दोनों चीज़ों को मद्दे में रखते हुए इन्होंने बेबाक ढंग से, बेबाक क्या होता है, 2 टूक में बातें की। इन्होंने किसी प्रकार का डर नहीं लगा कि मैं ऐसा यदि बड़े लोगों के बारे में, शहरीकरण के बारे में कहूँगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या सुनाएंगे। जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं ना, बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, यानी कि कोई तो क्या तो मेरी सीधी सीधे बात मान लो आप लोग, या मैं दरेरा देकर, यानी कि कठिनता से, यानी अपने पदों में लिखकर कि आपको मानना पड़ेगा। इसी प्रकार इन्होंने बेबागी ढंग से इन्होंने इसमें लिखा है। तो शहरीकरण का अंधानुकरण अब विकास के लिए किस प्रकार से आदिवासी समाज, संथाली समाज जो समाप्त होता जा रहा है, जो उनकी संस्कृति थी उनको वो कैसे मिटती हुई जा रही है, उनके बारे में इन्होंने हमें बताया है। तो बच्चों, इस सेशन में हम इनके द्वारा रचित जो आओ मिलकर बचाएं जो कविता लिखी है, उसे एक एक शब्द का भावार्थ, अर्थ सहित भावार्थ समझेंगे। तो ध्यान से समझना बच्चों, यदि हमें ये कविता मूल रूप से समझ में आ जाती है तो इसके जितने भी अभ्यास पर्सन हैं उनको करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? आओ मिलकर बचाएं, जो मूल रूप से इन्होंने जो कविता लिखी है, आओ मिलकर बचाएं। और किससे बचाया जा रहा है? कि अपने संथाली समाज और अपने आदिवासी समाज को शहरीकरण के, यानी शहर का जैसा वातावरण है, शहरीकरण अपने समाज को जैसे किस प्रकार प्रताड़ना करना, किस प्रकार उनका शोषण कर रहा है, तो उससे बचाने की बात कर रही है। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा निर्मला पुतुल जी का जीवन परिचय पढ़ा। मैंने बताया था कि 1972 दुमका झारखंड में इनका जन्म होता है। इनका जन्म आदिवासी समाज में होता है, ठीक है, और इनकी कुछ काव्य रचनाएं प्राप्त होती है हमें, जैसे नगाड़े की तरह बजते हुए शब्द, देखो नगाड़े की तरह। तो इस प्रकार से इन्होंने फिर इनका परिवार एक शिक्षित परिवार होने के साथ साथ, पिता और चाचा शिक्षक होने के साथ साथ, फिर भी इन्होंने 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती थी, तो उन्होंने उस समस्या को दूर करने के लिए नर्स का डिप्लोमा प्राप्त किया, उसी से उन्हें बाहरी ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा, और इस कविता का सारांश हम लोगों ने पढ़ा। और सारांश में क्या है? विस्थापन की समस्या। विस्थापन किसकी? गरीब व्यक्ति, एक श्रमिक वर्ग का, यानी कि एक गरीब वर्ग और एक दूसरा आ गया मजदूर वर्ग, किस प्रकार से विस्थापित हो रहा है, किस प्रकार से अपने स्थान को छोड़ कैसे हम दूसरे स्थान पर जाकर रहने को मजबूर हो रहे हैं, किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है, यह सब उन्होंने बताने की कोशिश हमें की है। तो यह बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया, तो इसको समझने में भी थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस कविता संबंधी जितने भी अभ्यास पर्सन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको आप अच्छे समझना, तो इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और यह सब बच्चों हमें जो आओ मिलकर बचाएं, जैसे दिख रहा है आप लोगों को 2 व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि लकड़ियों से जैसे करते हैं ना, इस प्रकार से, तो आपको दिख रहा है, इस तस्वीर से पता चल गया होगा किस प्रकार से हमें हमारी संथाली समाज अर्थात आदिवासी समाज को मुझे बचाना है, यानी किस प्रकार से इसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है लोगों को द्वारा, तो उनके बारे में बताने की कोशिश की है। और यह सब बच्चों हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगा? हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोबाग फर्स्ट। तो ध्यान रखना बच्चों, पुस्तक कक्षा 11 है, पुस्तक का नाम आरोबाग फर्स्ट है, अध्याय संख्या 20 है। यदि हम काव्य खंड की बात करें, काव्य खंड में यदि 1 2 3 काउंटिंग करें चैप्टरों की, तो काव्य खंड में चैप्टर का नाम फिर क्या आ जाता है? 10 आ जाता है। और ऊपर से गद्य से लेके काव्य खंड की बात करें तो अंतिम चैप्टर जो हमारा 20 है। ठीक है, और लेखिका का नाम क्या है? निर्मला पुतुल। तो आओ मिलकर बचाएं, आपसे पूछ ले कि हमारे आरोबाग फर्स्ट में आओ मिलकर बचाएं कविता किन के द्वारा रचित? तो ध्यान रखना बच्चों, किन के द्वारा रचित है? निर्मला
पुतुल जी के द्वारा। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? निर्मला पुतुल जी द्वारा आओ मिलकर बचाएं कविता। पहले तो हम इस कविता का सारांश देख लेते हैं। वैसे मैंने चर्चा कर ली थी जीवन परिचय के अंतर्गत। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हो, यानी दोनों पक्षों का वृहत्तर संदर्भ में, यानी कि बहुत ही विस्तृत ढंग से, यानी कि संक्षिप्त रूप में नहीं पढ़ा हमने, बहुत ही विस्तृत ढंग से पढ़ा है। यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। यानी कि उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिससे हमारा जो शरीर है, हमारा जो तन है वह स्वस्थ रहे, साथ में सामाजिक प्राकृतिक परिवेश भी ठीक रहे। यदि सामाजिक प्राकृतिक परिवेश ठीक रहेगा, यदि समाज में संतुलन बना रहेगा, प्रकृति का संतुलन बना रहेगा, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम चाहे जितनी मेहनत कर सकते हैं। तो उसको बचाने की बात की है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। कहने का तात्पर्य है विस्थापन, यानी प्रकृति के विनाश के साथ साथ विस्थापन की समस्या। यानी किसके अंतर्गत? आदिवासी समाज में। आदिवासी समाज में क्या आ जाता है? श्रमिक वर्ग आ जाता है, सीधी सी बात, और गरीब वर्ग आएगा जिसका शोषण किया जा रहा है। और ये आपको दूसरी जो आपके कविता में जो 2 डायग्राम में, पहला डायग्राम तो मैंने फर्स्ट में बता ही दिया था, दूसरा ये है क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, एक तो प्रकृति को बचाना है, दूसरा हम शहरीकरण के अंधानुकरण से बचना है। और संथाली भाषा से इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? अशोक सिंह। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि निर्मला पुतुल जी द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं जो संथाली भाषा में लिखित कविता है, उसका हिंदी भाषा में रूपांतरण, हिंदी भाषा में अनुवाद, हिंदी भाषा में टीकाकरण किसने किया? अशोक सिंह ने किया है। ठीक है, सीधा सा नाम है अशोक सिंह, आपको सिंपल नाम है, आपको याद रखना है। मूल कविता। अपनी बस्तियों की नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में। कहने का तात्पर्य क्या है? कवि कह रहा है अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं। कवि क्या कह रहा है कि हमें अपनी जो बस्तियां नंगी होती जा रही हैं, किससे? शहर की आबो हवा, शहर के वातावरण, शहर के पर्यावरण से जो हमारी बस्तियां नंगी होती हुई जा रही हैं, क्योंकि हम उनके देखा उनका अनुकरण कर रहे हैं, वो जैसा कार्य करते वैसा हम लोग कर रहे हैं। तो हमें हमारी बस्ती को, हमारे शहर को, हमारे आदिवासी समाज, संथाली समाज को नंगी होने से क्या करना है? बचाना है। किससे बचाना है? शहर के वातावरण, शहर के आबो हवा से, यानी शहर जिस प्रकार से शहरी लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार का रहन सहन होता है, वह सब हम अपना रहे हैं, जिससे हमें क्या हो जाएगी? हमारी बस्तियां, हमारे लोग क्या हो जाएंगे? नंगे हो जाएंगे, अर्थात हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारा जो संस्कृति थी हमारी वह भी चली जाएगी, वह नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब जब संस्कृति चलेगी, जब इज्जत ही चलेगी, तो नंगे होने में ऐसा नहीं है कि कपड़े जब शरीर पे ना रहे तो ही नंगा कहलाता है। नहीं बच्चों, यानी कि जब इज्जत चली जाती है, नाक कट जाती है, नाक कटना यानी इज्जत चली जाना, प्रतिष्ठा चली जाना। जब इज्जत चली जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया? नंगा इंसान हो चुका है। तो यहाँ नंगे होने का तात्पर्य क्या है कि हमारी बस्तियों की जो इज्जत है, हमारी बस्तियों की जो संस्कृति है, उसको हमें बचाना है। किससे? शहर की वातावरण से, शहर के पर्यावरण से, शहर के आबो हवा से हमें बचाना है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्तियों को हडिया में, यानी कि हमारी बस्ती है, हमारा जो समाज है, हमारा जो आदिवासी संथाली समाज है, उसको हम शहरी वातावरण से डूबने में बचाएं। क्योंकि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो समाज है, वह शहर की ओर, जिस प्रकार से शहरी लोग किस प्रकार रहन सहन, खान पान, यानी कि अपनी आबो हवा होती है, उससे हमें इसको डूबने से बचाना है, हमारे समाज को। वरना पूरी की पूरी बस्ती हमें कहाँ दिखाई देगी? हड्डियों के ढेर में दिखाई देगी, यानी ये बिल्कुल राख हो जाएगी। हमें यदि इसको बचाना है तो हमें कुछ करना होगा। और करना क्या होगा? करना यही होगा, प्रकृति को बचाना है। प्रकृति में जो भी पेड़ पौधों का अपने स्वास्थ्य के लिए काटा जा रहा है, अपने लोभ के लिए काटा जा रहा है, उसको बचाना होगा। और शहर का हमें अंधाकरण, जो शहरीकरण का अनुकरण हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो लेखिका का क्या कह रही है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाना है। शहर के वातावरण को देखते हुए लोग शहर के वातावरण का अनुकरण कर रहे हैं, शहर के लोगों की तरह अनुकरण कर रहे हैं। तो हमें हमारी संस्कृति को बचाना है नंगी होने से। यदि हमने हमारी बस्ती को डूबने से, हमें यदि शहर का अनुकरण करेंगे तो हमारी बस्ती क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी, हमारी संस्कृति समाज समाप्त हो जाएगी। और बस पूरी की पूरी बस्ती फिर क्या मिलेगी? हमें राख के रूप में मिलेगी, यानी कि वो हड्डियों के ढेर के नीचे दब जाएगी। हमें इससे बचाना है।
प्रसंग देख लीजिए, पूरी कविता का मैंने एक बार ही प्रसंग लिख दिया है, आपको ध्यान से समझना है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग फर्स्ट में संकलित कविता आओ मिलकर बचाएं से अवतरित है। यह कविता संथाली कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित है। यह कविता संथाली भाषा से अनुदित अशोक सिंह यानी संथाली भाषा से अनुदित है। कवियत्री अपने संथाली परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। कहने का तात्पर्य क्या है? अपसंस्कृति, अप एक ध्यान रखना बेटा, एक संस्कृत का उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है? संस्कृत का उपसर्ग, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत के 22 उपसर्गों को हमने ग्रहण किया है। कौन कौन से? प्र प्रा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वियांगनी अति अधि अपि अभि परति परि सु उद उप। तो ऐसे अप आता है ना, तो उसमें अप एक संस्कृत का उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बुरा। क्या होता है? बुरा, हीन या नीच। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है यानी बुरी संस्कृति से, यानी शहर की जो बुरी संस्कृति उससे हमारे वातावरण को, हमारे समाज को हमें बचाना है। भावार्थ देख लीजिए। कवियत्री कहती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से अमर्यादित अर्थात नंगी होने से बचाएं। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है। हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है, नहीं तो पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो शहर है वो शहर के लोग हैं, हमारा क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। हमें उनसे बचना है, हमें उनका बिल्कुल भी अनुकरण नहीं करना है। लेकिन आपको पता होगा जब लेखिका ने कहा कि उनके पिता और चाचा, याद है आपको? पिता और चाचा दोनों क्या थे? शिक्षक थे। उसके बावजूद भी इन्हें 2 वक्त की रोटी, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो पढ़ाई है वो कोई काम की नहीं है। शहर के कुछ लोग जो अमर्यादित पूर्ण हैं, जो शहर के कुछ लोग जो पैसे वाले हैं, उनके सामने हमारी जो संस्कृति है वो नंगी होती जा रही है, यानी कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिलती हुई जा रही है। कवियत्री कहती है कि आदिवासी समाज की बस्तियों को शहरीकरण के प्रभाव से खतरा होने लगा है। नगर संस्कृति से प्रभावित होकर आदिवासी लोग भी उसी तरह के रहन सहन को अपनाने लगे हैं। इससे उनकी परंपराएं नष्ट हो रही हैं। उनका प्राकृतिक रहन सहन खत्म हो रहा है। वृक्षों को काटने से पर्यावरण दूषित हो रहा है। हम सबको मिलकर इस संकट से आदिवासी समाज को बचाना होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि लोग शहर के लोग जैसा रह रहे हैं उसका वैसा का वैसा अनुकरण कर रहे हैं, और ऐसा अनुकरण करेंगे हम लोग तो हमारे पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे यानी कि शहर के अंधानुकरण से बचने के लिए तो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? उनका रहन सहन देख लिया, खान पान देख लिया, तो हम फिर प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि पैसा नहीं है। तो पैसा हम लोग प्रकृति को पेड़ों को काट कर बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो लेखिका कह रही है इनसे हमें बचाना है। इस शहरी करण का जो अनुकरण कर रहे हैं हमें उनका बिल्कुल भी अनुकरण नहीं करना है, जिससे हमारी प्रकृति का नुकसान नहीं होगा और नहीं हमें ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। क्या कह रही है लेखिका? अपने चेहरे पर संथाली परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। ये इस शब्द को समझना एक बार। झारखंड शब्द में, किसमें? झारखंड शब्द में क्या जोड़ दिया? ई तथा पन प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है, तो जिसमें इसमें क्या होगी? एक विशेषता उत्पन्न होगी। झारखंडी से क्या हो गई? झारखंडीपन, यानी एक विशेषता। और विशेषता किसकी है? उसकी भाषा एवं संस्कृति की। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? जो आपके चेहरे पर, लेखिका क्या कह रही है, ध्यान समझना, जो आपके चेहरे पर संथाली परगना की जो माटी का रंग, संथाली परगना की यानी कि संथाली समाज की जो माटी का रंग है, जो उसकी महक है, जो उसकी चमक है, जो आपकी चेहरे से ही चमकती है कि आपकी संस्कृति क्या है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके लोकगीत कैसे हैं, यानी कि आपकी जो संस्कृति है वो आपके चेहरे से ही दिखाई देती है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी जो संथाली समाज की जो माटी का रंग, जो महक आपके चेहरे पर दिखती है, जो उसकी संस्कृति, भाषा एवं संस्कृति की जो मिठास आपके चेहरे पर दिखाई देती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और हमें, यदि हम ऐसा करेंगे किसके जैसा? शहरीकरण का अनुकरण करेंगे, तो हमारे जो चेहरे पर, जो तुम्हारे चेहरे पर जो दिखती है, जो तुम्हारी कला एवं संस्कृति, भाषा, जो लोकगीत दिखाई देते हैं चेहरे के ऊपर, वह सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। भाषा में झारखंडीपन, जो आपकी भाषा में अपने परगने की जो छाया,
छाया चित्र दिखता है, जो सब चित्र दिखता है, जो आपके चेहरे पर चमक है अपनी भाषा की, वह भी क्या हो जाएगी, समाप्त। ये सीधा सा हम कह सकते हैं, लेखिका कह रही है कि आपके चेहरे पर आपके समाज की चमक महक दिखाई देती है, आपकी संस्कृति, आपकी भाषा दिखाई देती है, आपका जो भाषा में झारखंडीपन है, जो विशेषता है झारखंड की, वह आपको दिखाई देती है हमें, लेकिन वह अब धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त होती जा रही है, हम उसे बचाना है। कवित्री समाज को शहरीकरण के विरुद्ध सतर्क करते हुए कहती है कि उनको शहर की सभ्यता के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। संथाल परगना की माटी का रंग से तात्पर्य है कि उनके चेहरे पर उनकी लोक संस्कृति की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि ऐसा सब चित्र, ऐसी संस्कृति उसके चेहरे के महक से, उसके चेहरे की चमक से हमें दिखाई देती है। उनकी भाषा ने झारखंडी मन भाषा का रंग होना चाहिए। कहने का तात्पर्य जो आपके चेहरे पर जो झारखंडीपन दिखाई देता था, जो आपके चेहरे पर एक विशेषता दिखाई देती थी, जो एक भाषा संस्कृति की विशेषता झलकती थी, वो अब धीरे धीरे क्या होती जा रही, समाप्त हो जा रही है। वरना आपका चेहरा ही हम सबको पढ़ने में आ रहा है कि आपकी कला और संस्कृति, आपकी भाषा कैसी है, आपका रहन सहन कैसा है। आप उसे बिल्कुल मत मिटाइए, आप शहरीकरण का बिल्कुल भी अनुकरण न करें। झारखंड शब्द में ई प्लस पन प्रत्यय जुड़ने से झारखंडीपन शब्द बना है, जिसका तात्पर्य होता है कि झारखंड प्रदेश के जीवन की विशेषता। कवित्री के कहने का तात्पर्य है कि अपनी मातृभाषा का प्रयोग ही दैनिक बोलचाल में करना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके चेहरे से आपके शहर की, आपके समाज की विशेषता दिखाई देती है, झलकती है, आप उसे समाप्त न करें। आप अपने मातृभाषा का प्रयोग जैसा करते हैं आपको वैसा ही करना है, क्योंकि आपका अपना समाज है, आपकी अपनी संस्कृति है, उसको बचा कर रखना है। हमें किसी दूसरे का अनुकरण बिल्कुल भी नहीं करना है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन। लेखिका क्या कह रही है, ठंडी होती दिनचर्या, जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, यानी कि आपके शरीर में जो आपके दिन की दिनचर्या है, जो आपके जीवन की गर्माहट है, जो आपका मन का हरापन, यानी कि आपका मन कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, बिल्कुल भोला है, बिल्कुल अपन। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि संथाली समाज के लोगों पर जो दिन की, उनके लोगों की जो दिनचर्या है, जो प्रकृति का जैसा वातावरण था, उनके जीवन में किस प्रकार से खेलकूद होते थे, किस प्रकार से लोगों के मध्य गीत गाया करते थे, किस प्रकार से उनका मन सदैव हरापन रहता था, सदैव खुशी के दिन झलकते थे, और वो हमेशा कैसे रहते थे, बिल्कुल सीधे साधे सहल स्वभाव के कोमल शरीर वाले व्यक्ति, दिल वाले व्यक्ति होते थे। उनके मन में जुझारूपन झलकता था, अक्खड़पन झलकता था। फिर वो संस्कृति कहाँ गई, क्यों शहरीकरण के अंधाकरण से मिटती हुई जा रही है। लेखिका कह रही है, लेखिका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आपकी संस्कृति है, जो आपका रहन सहन है, जो आपका बोलचाल का तरीका है, उसे बिल्कुल मत बदलिए। आप बिल्कुल ही सरल सहज भोलेपन दिल वाले के हैं। आपके शरीर में यानी कि एक परिश्रम करने की बहुत ही अच्छी जुझारूपन जैसी, अक्खड़पन जैसा स्वभाव है। जो आपका मन है बिल्कुल सदैव खुश रहता है, हरा हरा नजर आता है। जो जीवन की और दिनचर्या, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, यानी कि जिस प्रकार से आप एक दिन में, किस प्रकार से लोग इस संथाली समाज में रहा करते थे, किस प्रकार से उनके दिलों में, उनके मन में जिस प्रकार अक्खड़पन, जुझारू झलकता था, वो अब झलकता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपकी दिनचर्या अब ठंडी होती हुई जा रही है। आपका जो जीवन था, जिसमें परिश्रम करने की जो ताकत होती थी, वो धीरे धीरे समाप्त होती हुई जा रही है। जो आपका हरापन था, जो आपका मन में सदैव सरल और सहज स्वभाव दिखता था, जो खुशी की लहर दिखती थी, वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है लेखिका कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके जो शरीर में, आपके जो मन में, आपके जो दिल में जो जुझारूपन दिखाई दे, जो अक्खड़पन दिखाई दे, जो मन का सरलपन, सहज खुशी का स्वभाव दिखता था, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होते हुए जा रहा है। आपकी दिनचर्या है वो ठंडी पड़ती हुई जा रही है। आपके शरीर में जो जीवन की गर्माहट थी, जो दिल की खुशी थी, वह धीरे धीरे क्या हो रही है, जो परिश्रम करने की ताकत थी, वह धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त होती जा रही है। हमें इसको वापस से बचाना है। अभी हमारे पास बहुत कुछ है इस शहरी वातावरण से बचाने के लिए। कवित्री कहती है कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है। उनके जीवन का उत्साह समाप्त, यानी गर्माहट, जीवन का उत्साह क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है। उनकी संस्कृति का प्रभाव घट रहा है। वे अपनी
मौलिकता खोते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में जो खुशियां थी वे समाप्त हो रही हैं। कवयित्री चाहती है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों के मन में उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन व संघर्ष करने की क्षमता वापस से लौट आए। यानी कि जो आपके चेहरे पे, जो आपके दिलों में जो संघर्ष करने की भावना दिखाई देती थी, जो ताकत दिखाई देती, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है। मतलब जो आपके दिल में हरापन नजर आता था, जो आपके दिन की गर्माहट थी, जो आपके परिश्रम करने की ताकत थी, वह धीरे धीरे ठंडी पड़ती हुई जा रही, धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। हमें इससे बचाना है। हमारे पास अभी बहुत ताकत है, हमें इस शहर के वातावरण से हमें इसे बचाना है, बिल्कुल खोना नहीं है। क्योंकि अक्खड़पन जो हमेशा उनका गुण हुआ करता था, अब उनके जीवन से गायब हो गया है। वे सदैव कठोर और विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी वह संघर्षशीलता दिखाई नहीं देती। कहने का तात्पर्य क्या है कि लेखिका कह रही है कि जो आपका एक गुण हुआ करता था आपकी संस्कृति का, आपके स्वयं के शरीर का, आपके स्वयं की विशेषता थी, एक अक्खड़पन स्वभाव की, तो वह धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। हमें इसको बिल्कुल खोना नहीं है, हमें इसको क्या करना है, बचाना है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता। कवि लेखिका क्या कह रही है कि भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता। लेखिका कह रही है जो आपकी नदियों की जो निर्मलता है, स्वच्छता है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, प्रदूषित होती जा रही है। कहाँ गई वो स्वच्छ वातावरण, क्या कहाँ गई वो स्वच्छ नदियाँ। जंगल की ताजा हवा समाप्त क्यों हो गई? क्योंकि आपने शहर का अनुकरण किया है, आपने पेड़ पौधों को काट लिया है। आपकी वो कुल्हाड़ी की तेज धार कहाँ गई? आप में जो परिश्रम करने की ताकत थी वो कहाँ गई भी? तीर का नुकीलापन, धनुष की डोरी, भीतर की आग। आपके भीतर में, आपके दिल के अंदर जो आग जलती थी, जो आग दिखाई देती थी परिश्रम करने की, जो धनुष की डोरी पर तीर का नुकीलापन जैसे लगता था, वही नुकीलापन आपकी जो विशेषता है, वही विशेषता हमें दिखाई देनी चाहिए। उस विशेषता को हमें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। ये सारी की सारी तुम्हारी विशेषता थी, ये कहाँ गई? ये तो क्या आ गया, ये दो चीजें तो आपकी संस्कृति की विशेषता होगी। क्या? नदियों की निर्मलता, नदियों का स्वच्छतापन। नदियों के जो पानी स्वच्छ होता था वो प्रदूषित होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने क्या कर दिया, पेड़ पौधों को काट दिया, जिससे शहरी वातावरण में प्रदूषित से यह नदी क्या होगी, प्रदूषित हो गई है। जिससे आपको जो पहले जंगल की जो ताजा ताजा मीठी मीठी हवा मिलती थी, ऑक्सीजन, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता था, वो प्रदूषित हो गया। वो कहाँ गया तुम्हारी तो ये विशेषता थी। क्या? धनुष की डोरी पर नुकीला तीर होता था, कुल्हाड़ी पर तेज दहार होती थी, वही की वही होनी चाहिए। मैं वही की वही चाहती हूँ कि मेरे समाज में वही वापस मुझे दिखाई दे। जो आपके शरीर में भीतर की आग, जो आपके शरीर में परिश्रम करने की ताकत थी, वह सब कहाँ गई? हमें इसे बचाना है। जो चला गया वो कोई दिक्कत नहीं, चला गया, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ ताकत है। तो इसलिए हमें परिश्रम की आग है, उसे बचाना है। हमारी जो विशेषता है, जैसे धनुष की डोरी पर जिस पर नुकीला तीर लगाते थे, हमारी जो विशेषता हुआ करती, उसे भी हमें रखना है। कुल्हाड़ी की तेज धार के साथ साथ हमें हमारे पेड़ पौधों, जंगल की ताजा हवा को बचाना, साथ में हमारी नदियों का स्वच्छतापन था, कोमल था, उसे भी हमें बचाना है, क्योंकि यह प्रदूषित होता हुआ जा रहा है। कवित्री चिंतित है कि उन्हें संघर्ष करने के परिवर्ती परिश्रम करने की आदत के साथ अपने पारंपरिक हथियार धनुष व उसकी डोरी, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। भीतर की आग एक प्रतीक है जो उनके साहस, पराक्रम, वीरता आदि का गुण बताती है, परिश्रम करने की ताकत बताती है। वह समाज से कहती है कि हम अपने जंगलों को कटने से बचाएं ताकि ताजा हवा मिलती रहे। कहने का तात्पर्य क्या है? जो आपकी विशेषता है, जो आपकी विशेषता है, आपकी परिश्रम करने की जो आग है, उसको हमें रोक करके रखना है, उसे हमें बचाना है। और जो आपकी धनुष की डोरी पर जो नुकीला तीर था, कुल्हाड़ी की तेज धार थी, इसको हमें बचाना है, इसको हमें खोना नहीं है। हमारी जैसे संस्कृति, हमें जैसे जी रहे थे वैसे जीना है, किसी का अनुकरण हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका बहुत अच्छी विशेषता है, आपकी भाषा संस्कृति बहुत अच्छी है, हमें इसको बिल्कुल भी खोना नहीं है। जंगलों के नष्ट होने से अब उनको ताजा हवा भी नहीं मिल रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण नदियों के जल की पवित्रता, स्वच्छता नष्ट हो रही है। नदियों को दूषित न करके उनकी स्वच्छता को बनाए रखें। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? यदि आप जंगलों को काट देंगे, अपने शहर के वातावरण को देख करके, अपने उनके रहन सहन, खान पान को देख करके आप भी ऐसा ही करोगे, तो आप जंगल जैसे समाप्त हो जाएगा।
जो नदियों का स्वच्छता जल था, पवित्रता का जो एक प्रतीक माना जाता था जल, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। और हमें ताज़ा हवा नहीं मिलेगी तो हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब हो गया तो हमारी आने वाली जनरेशन भी क्या हो जाएगी, हमारी तरह ही पंगी हो जाएगी, यानी नंगी हो जाएगी। उसे हमें बचाना है, उसे हमें खोना नहीं है। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन, फसलों की लहलहाट है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वह सब कहाँ गया, वह शांति कहाँ गई, पहाड़ों की वह शांति जिस प्रकार से एक पहाड़ पर जाकर पहाड़ के आस बिल्कुल शांति हुआ करती थी, बिल्कुल जहाँ से कहीं आवाज़ नहीं आती थी। गीतों की धुन, तुम्हारी उन लोक गीतों की धुन कहाँ गई भाई, जो मैं यहाँ सुना करती थी, जो मैं देखती थी, वो धुन कहाँ गई। यानी कि ना तो मुझे पहाड़ों की शांति दिखाई दे रही है, ना आपके लोक गीतों की धुन दिखाई दे रही है, ना मिट्टी का सौंदापन। सौंदापन क्या होता है कि मिट्टी पर जब एक बूंद गिरती है उसकी महक कहाँ गई, आप उसे क्यों समाप्त करते जा रहे हैं। मुझे वो फसलें भी लहराती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने जंगल काट दिया, नदियों का पानी जो प्रदूषित हो गया, जिससे आपकी फसल लहराते दिखाई नजर नहीं आ रहे हैं। हमें इन सबको क्या करना है, वापस से बचाना है। हमें वही पहाड़ों की शांति लानी है, वही तुम्हारे लोकगीतों की धुन थी, वही मैं सुनना चाहती हूँ। जो आपकी लोक संस्कृति है, जो आपकी भाषा में संस्कृति है, उसी के साथ आपको जीना है, उसको बिल्कुल भी खोना नहीं है। और साथ में जो मिट्टी का सौंदापन है, जो मिट्टी की महक है, जो चमक है, वही मुझे वापस से चाहिए। फसलों की लहलहाट, यानी फसलों का लहलाना वापस से वही नजर आएगा यदि हम लोग वापस से यानी कि अपनी संस्कृति को समाप्त नहीं करें, हम शहर का अनुकरण न करें। तो यह सब हमें वापस से बचाना है, यानी इनको अभी जो बचा हुआ है इनको हमें यहाँ के यहीं बचाना है, यहीं के यहीं रोकना है। कवयित्री कह रही है कि पहाड़ों पर मन को मोहने वाली शांति अब नहीं बची है, शहरी सभ्यता के शोरगुल ने उसे नष्ट कर दिया है। अर्थात पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए। संथाली बस्तियों में हमें अपने गीतों की धुन को बचाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। पर्यावरण प्रदूषण होने से यहाँ की मिट्टी में अब पहले जैसा सौंदापन नहीं बचा है। हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलाती फसलों को बचाना है, ये हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आपकी संस्कृति है, जो आपका भोलापन है, जो आपका परिश्रम करने की आग है, जो आपकी धनुष की डोरी पर नुकीले तीर हैं, जो आपकी कुल्हाड़ी की धार है, इन सबको हमें बचाने। इसके साथ साथ हमें पहाड़ों की शांति भंग नहीं करनी है, साथ में हमारे फसलों को लहराते हुए भी हमें बचाना है। और साथ में हमें यानी कि कोई भी किसी प्रकार की यानी कि जो भी हमारा नुकसान हो रहा है प्रकृति का, जो हमें नुकसान हो रहा है शहर के वातावरण से, हम उनसे शहर वातावरण से हमें उसे बचाना है, बिल्कुल भी समाप्त नहीं करना है, नष्ट नहीं होने देना है। नाचने के लिए खुला आंगन, खाने के लिए, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। यानी कहाँ गए, यानी जब तुम नाचते थे तो आपके घरों में आंगन बहुत ही बड़ा सारा हुआ करता था, लेकिन अब शहरों का अनुकरण कर लिया तो घरों में आंगन तो बचा ही नहीं। यानी छोटा सा आंगन, छोटा सा इतना सा छोड़ दे, इसमें क्या होगा, इसमें एक बच्चा नहीं खेल सकता अच्छे से, तो आपको नाचने के लिए आंगन कहाँ गया। अभी आपने शहर का वातावरण, शहर का अनुकरण कर लिया क्या। गाने के लिए गीत, आपके गीत कहाँ गए, क्या आपके गीतों को भी शहर ने खा लिया है क्या शहर के गीतों ने आपके गीतों को दबा दिया है क्या उस आपके गीतों ज़्यादा अच्छे गीत वो थे क्या। हंसने के लिए थोड़ी खिलखिलाहट, यानी कि जब इस संस्कृति में, इस समाज में हंसने के लिए बिल्कुल खुली जगह हुआ करती थी, अब वो जगह भी अब समाप्त हो गई है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह आपके पास रह गई है। रोने के लिए मिट्टी भर एकांत, यानी कि जब व्यक्ति कोई कहते हैं ना खुशी के आंसू होते थे, काफ़ी बार क्या होता है अपने दिल की भड़ास निकालने, काफ़ी चीज़ें क्या होता है, रोने से मन हल्का होता है। कहा जाता है समाज में कि रोने से व्यक्ति का मन हल्का होता है, यानी कि जो भी बात होती है अंदर, उसको यदि रो लेते हैं थोड़ा बहुत थोड़ी समय के लिए तो वो हल्का मन हो जाता है। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, यानी कि अब तो तुम रो भी नहीं सकते हो खुल करके। यदि खुशी के लिए रोना चाहते हो, यदि आप अपने भड़ास निकालने के लिए, अपना दिल को शांत करने के लिए रोना चाहते हो, किसी का दुख है आपको, तो आपके पास खुला आंगन, खुला जगह, मैदान हुआ करते थे, वो कहाँ गए भी, वह भी अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। इनको हम सबको बचाना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले जब हमने शहर का अनुकरण नहीं किया था तो हमारे घरों में बहुत बड़ा आंगन हुआ करते, जिसे हम नाच भी कर सकते थे, डांस भी कर सकते थे, लेकिन अब वो नहीं बचा है। गाने के लिए गीत, अब गाने के लिए हमारे पास गीत ही नहीं बचे। हमारी जो संस्कृति के जो गीत थे वो शहर के गीतों ने दबा रखा है, दबा दिया है, हम उनके गीतों का अनुकरण कर लिया है।
हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। मुट्ठी भर एकांत कहने का तात्पर्य क्या है कि अब आपको हंसने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। अब आपको थोड़ी सी जगह में ही हंस कर आपको बिल्कुल अपने मन को, हंसी को दबा दिया जाता है। क्योंकि आप खिलखिल हंसोगे तो कहते हैं ना कि गाँव में लोग इस प्रकार हंसते हैं जैसे पूरे गाँव को उठा लेते हैं आवाज़ से। तो हंसी तो वही होती है, ऐसी थोड़ी होती है कि बिल्कुल आप यहाँ 4 व्यक्ति रहो, ये एक मकान है, बस इस मकान की आवाज़ इसमें नहीं आनी चाहिए, वहाँ दिक्कत हो जाएगी, वहाँ के लोग आ जाएंगे, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो आपके पास ये सब क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। रोने के लिए आपके पास जगह भी नहीं है, मुट्ठी भर जगह है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। यानी खुला वातावरण खेलने के लिए होना चाहिए, रोने के लिए, खेलने के लिए, हंसने के लिए, मतलब ये सब हमें बचाना है। कवयित्री कहती है कि संथाल क्षेत्र के लोग नाच गाकर अपनी खुशी व्यक्त करते थे। शहरी आबादी व विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे, नाचने के लिए उन्हें खुला आंगन चाहिए। तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा। उनके समाज में अनेक गीत गाए जाते हैं, लोग प्रसन्नचित्त रहते हैं तथा हंसते खिलखिलाते हैं। उनके जीवन की ये विशेषताएं बनी रहनी चाहिए, अर्थात व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचाकर रखनी चाहिए ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए, यानी कि अब एकांत बचा ही नहीं। अरे जब घरों में आंगन ही रहेगा, जब घर सुकड़ी गए तो एकांत कहाँ से मिलेगा। उसी छोटे से आंगन में ही आपको हंसना भी होगा, रोना भी होगा, अपनी हंसी को भी दबाना, मतलब सारा कार्य आप देखते हो शहरों में कहीं आपको आंगन मिलेगा तो छोटा सा मिलेगा जिसमें एक बच्चा नहीं खेल सकता अच्छे से ढंग से। तो पहले क्या होता था, खुला खुला मैदान हुआ करता था, यानी खुला खुला आंगन हुआ करता था घरों में। अब हमें वो धीरे धीरे क्या हो गया, शहर के वातावरण से, शहर की अनुकरण से वो सब समाप्त हो गया। छोटे छोटे घर हो गए, छोटे छोटे आंगन हो गए, अब उसमें खेलने के लिए जगह नहीं बची है। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बुड्ढों के लिए पहाड़ों की शांति। कहने का तात्पर्य क्या है, बच्चों के लिए पहले बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे खेलने के लिए, अब वो क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। और पशुओं के लिए हरी हरी घास हुआ करती थी बड़े बड़े मैदानों में चरानों के लिए, अब वो भी समाप्त हो गए। और बुड्ढों के लिए पहाड़ों की शांति, यानी बुढ़े एक जगह बैठ कर शांति से, उस शांति में अपना जीवन बिताया करते थे, हंसते थे, खेलते थे। वहाँ पर कुछ भी, मतलब जब 5 व्यक्ति बूढ़े एक साथ बैठ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता दिन कब गुजर गया, बातें करते रहते थे। तो वो सब कहाँ गई, यानी बुड्ढों के लिए पहाड़ों की शांति भी समाप्त हो गई। वह शोरगुल में बदल गया, क्योंकि शहर का शोरगुल हमारी शांति को दबा दिया है। पशुओं के लिए जो हरी हरी घास हुआ करती थी मैदानों, वो समाप्त हो गई क्योंकि शहर का अनुकरण हम लोगों ने कर लिया है। और बच्चों के लिए जो बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे खेलने के लिए, वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गए। इन सबको हमें बचाना है। कवयित्री के अनुसार झारखंड के संथाल क्षेत्र में बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास तथा बुड्ढों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। इन सब के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। बच्चों के लिए मैदान तथा बुड्ढों के लिए पहाड़ों की शांति, यह दोनों बातें प्रतीकात्मक है, संथाली प्रकृति के अनुकूल होता है। यह आनंददायक तथा स्वाभाविक होता है। इस जीवन को शहरी सभ्यता के दोषों से बचाना जरूरी है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो पहले की तरह बच्चों के लिए खेलने के लिए बड़े बड़े मैदान, बच्चों के लिए तो बड़े बड़े मैदान चाहिए खेलने के लिए, और पशुओं के लिए हरी हरी घास चाहिए बड़े बड़े मैदानों के अंतर्गत, वो हम सबको बचाना है। साथ में बुढ़ों के लिए पहाड़ी शांति भी हमें बचा कर रखनी, क्योंकि उनका जीवन बुढ़ापे में क्या होता है, नाजुक कोमल हो जाता है एक बच्चे की तरह। तो उन्हें के जीवन के लिए हमें पहाड़ों की शांति को बचाए रखनी है। हमें शहर का वातावरण का अनुकरण बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने हैं। यानी कि यह जो आपका अविश्वास भरा दौर है, जो ये शहर है, ये केवल एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, सब अपने लिए जीते हैं। तो आपको इस विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास हमें रखना है अपने अंदर। शहर का पूरा हमें अनुकरण नहीं करना है, थोड़ी सी उम्मीद हमें रखनी है, थोड़े से हमारे सपने बाकी हैं रखने हैं। यानी कर्म से हम कह सकते हैं कि विशेषणों का प्रयोग किया, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने हमें रोक करके रखने हैं। हमें इस अविश्वास भरे दौर में, यानी कि आज का जो वातावरण है, शहर का वातावरण, वो एक दूसरे पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे को देखकर वो लोग जलते हैं, एक दूसरे पर देख करके वे लोग अपनी कठिनाइयों से जो रास्ता निकलता है उसे सरलता से पाने के लिए एक दूसरे पर अविश्वास करके ही, भ्रष्टाचार करके वो प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें इस अविश्वास भरे दौर में हमें अपनी थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने हमें संजोकर रखना है। तो निम्नलिखित थोड़े से विशेषणों का प्रयोग किया है, साथ में विशेष्य का भी प्रयोग किया है।
कवियत्री कहती है कि शहरी सभ्यता ने चारों तरफ अविश्वास का माहौल बनाया है। संथाली जीवन की समस्त प्राकृतिक विशेषताएं समय के साथ नष्ट होती जा रही हैं। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। अतः ऐसे माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास बचाए रखना चाहिए। हमें अच्छे कार्य करने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें भी बचानी चाहिए। हमें थोड़े से सपने भी बचाने चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार कार्य कर सकें। यानी कि इस अविश्वास भरे दौर में हमें थोड़े सपने, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी कल्पना या सपने बचाने चाहिए। थोड़े से विशेषणों को कवित्रों ने क्रम से विश्वास, उम्मीद और सपने विशेष्यों के लिए प्रयोग किया है। इन शब्दों के कारण काव्य की अनुपम सौंदर्य पैदा हुई। यानी कि थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से विशेषणों से क्रम से क्या, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से कल्पना या सपने विशेष्यों के लिए प्रयोग किया। यानी कि इससे क्या हो गया कि काव्य में अनुपम सौंदर्य, बहुत ही अच्छा सौंदर्य प्राप्त हो गया है। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री कहती है कि अब कोई बात नहीं है, जो समाप्त हो गया वो समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है। हमें इसे ही बचा लेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारे आदिवासी समाज, संथाली समाज की संस्कृति बच जाएगी। तो क्या कहती है लेखिका, आओ मिलकर बचाएं। यानी कि मेरे एक से या एक व्यक्ति से कुछ नहीं होगा, हम सबको एक साथ मिलकर के बचाना है। इस दौर में भी बचाने को, यानी कि इस जो गंदे माहौल में भी बचाने को हमारे पास अभी बहुत कुछ बचा है। अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। यदि हमने भी अभी जो बचा हुआ है उसको भी हमने बचा लिया है, हमारे पास अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, यदि इसको भी हमने बचा लिया है तो ये मानना हमने बहुत कुछ बचा लिया है। तो बचाइए अपनी संस्कृति को, अपनी समाज में अपना जो कहते हैं ना, अपनी जो विशेषता है, अपना जो अक्खरपन, जो विश्वास था, जो परिश्रमी का गुण था, जो नुकीले तीर थे डोरी पर, धनुष की डोरी पर, जो कुल्हाड़ी की दहाड़ थी, जो निर्मल नदियों, जो प्रतीक स्वच्छ जल का जो पवित्रता का प्रतीक था, जो खुले आसमान में जंगलों की ताज़ा हवा प्राप्त होती थी, अब भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है। हमें उसको इस अविश्वास भरे दौर में बचाना है। हमें एक से नहीं, हम सबको मिलकर के बचाना है। यद्यपि शहरीकरण ने आज हमारे लोक सभ्यता को नष्ट कर दिया है, फिर भी इस विनाश के दौर में लोक जीवन में ऐसी बहुत सी बातें बची हैं जिनको हम सबको मिलकर बचाना होगा। हमें विश्वास, उम्मीद और सपनों को बचाकर सुंदरतम जीवन की रचना करनी होगी। इसी प्रकार अंत में कवियत्री कहती है कि हम सबको मिलकर इन सभी चीज़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जा चुका है वो जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है, हमें इसको बचाना है। तो बच्चों, ये थी आपकी आओ मिलकर बचाएं कविता, निर्मला पुतुल जी द्वारा रचित। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इस सेशन में बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।